स्टूडेंट्स, आपका श्री अग्रसेन गर्ल्स पीजी कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर की हमारी पिछली वीडियो देखी थी, उसमें हमने फिजिक्स में लेज़र टॉपिक स्टार्ट किया था। तो लास्ट क्लास में लेज़र में हमने लेज़र की फुल फॉर्म को जाना कि लेज़र की फुल फॉर्म क्या है। आपको याद भी हो गई होगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके अलावा हमने देखा कि लेज़र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये भी आपको आना चाहिए कि लेज़र स्टिमुलेटेड इमिशन अर्थात उद्दीप्त उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और हमने देखा था कि लेज़र की क्या क्या एप्लीकेशन है और लेज़र जो प्रकाश होता है वो साधारण प्रकाश से किस तरह से भिन्न है। तो लेज़र प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी कि लेज़र प्रकाश एक वर्णीय प्रकाश होता है, लेज़र प्रकाश कोहेरेंट होता है, लेज़र प्रकाश डायरेक्शनलिटी का गुण पाया जाता है लेज़र प्रकाश में, और लेज़र प्रकाश का पावर आउटपुट हाई होता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इसके अलावा हमने कुछ लेज़र की एप्लीकेशंस भी समझी थी। कौन कौन सी एप्लीकेशंस हमने लेज़र की समझी थी? जैसे लेज़र का उपयोग मेडिकल की फील्ड में सर्जरी में किया जाता है, आँखों की सर्जरी होती है लेजिक। इसके अलावा कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बार या मिलिट्री में वीपन्स के फॉर्म में भी लेज़र यूज आ सकती है। इसके अलावा CVD, CD, DVD, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइवर में एवं जो स्टडी होती है तो उसमें भी लेज़र का काफ़ी अहम योगदान है। इसके अलावा जैसे डाटा स्टोरेज में मैंने बताया था, होलोग्राफी में भी लेज़र यूज आती है। तो इस तरह से लेज़र के कई सारी एप्लीकेशंस हैं, इसलिए लेज़र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है। तो आज इसी कड़ी में हम लेज़र को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि लेज़र का विकास कैसे हुआ। तो लेज़र की जो डिस्कवरी थी वो की थी WH मैमन ने। तो ये जो डिस्कवरी WH मैमन ने की थी 1960 में, तो ये कोई डायरेक्ट डिस्कवरी नहीं थी। इसके पीछे अनेकों वैज्ञानिकों की मेहनत छिपी हुई थी। अनेकों वैज्ञानिकों ने समय समय पर जो अपना योगदान दिया, उसी का आउटकम 1960 में लेज़र की डिस्कवरी के रूप में प्राप्त हुआ। तो आइए, मैंने आपके लिए एक टाइमलाइन तैयार की है। इस टाइमलाइन के थ्रू जाते हैं और समझते हैं कि लेज़र का जो विकास है, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लेज़र, ये कैसे कैसे किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या योगदान दिया और कैसे जाके लेज़र इन्वेंट हो पाई। तो आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको समझते हैं अपन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप लेक्चर लेने बैठें तो साथ में पेन एंड पेपर लेके बैठिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो हम खुद से तैयार करते हैं बच्चों। तो इसके बाद में हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारा टॉपिक, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ लेज़र। तो लेज़र की जो फील्ड में सबसे पहला नाम आता है वो आता है मैक्स प्लांक का। इन्होंने 20वीं सदी की स्टार्ट में सन 1900 में अपनी क्वांटम थ्योरी के जरिए ऑप्टिक्स की और क्वांटम मैकेनिक्स के जगत में एक नई क्रांति ला दी। क्योंकि इनकी जो क्वांटम थ्योरी थी वो पहले से चले आ रही न्यूटन की क्लासिकल मैकेनिक्स के एकदम अपोजिट थी। मतलब जिन चीज़ों को क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं समझाया जा सकता, वो इन्होंने क्वांटम थ्योरी की मदद से समझाया। ठीक है, इसलिए इनको क्वांटम मैकेनिक्स का पिता भी कहा जाता है। तो इनकी जो डिस्कवरी थी, इन्होंने जो इक्वेशंस दी थी, उससे लेज़र की फील्ड में स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्प हुई। तो आइए समझते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे इसके बाद में 1917 में आइंस्टीन ने अपनी एक थ्योरी दी। उस थ्योरी में इन्होंने स्टिमुलेटेड इमिशन अर्थात उद्दीप्त उत्सर्जन के बारे में बताया। तो जो पहले जितने भी प्रक्रम चल रहे थे, पहले जो भी लाइट सोर्स चल रहे थे, वो स्पॉन्टेनियस इमिशन पर आधारित थे, जैसे कि सोडियम लैंप वगैरह। तो ये सारे क्या थे, जो लाइट होती थी इनमें, इसमें होता था स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो जब आइंस्टीन ने 1917 में अपना पेपर पब्लिश किया तो उसमें इन्होंने स्टिमुलेटेड इमिशन का जिक्र किया, और यही कहीं ना कहीं चलकर आगे लेज़र की आधारशिला बना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो आइंस्टीन का माना जाता है। 1917 में इन्होंने जो स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में अपना पेपर पब्लिश किया था। तो हमने समझा कि मैक्स प्लांक ने कैसे क्वांटम थ्योरी लाकर ऑप्टिक्स की दुनिया में एक क्रांति ला दी। इसके बाद में आइंस्टीन का जो स्टिमुलेटेड इमिशन का सिद्धांत था वो कैसे लेज़र की आधारशिला बना। इसके बाद में जो तीसरा योगदान है 1954 में 1954 में टाउनस नाम के वैज्ञानिक ने मेजर इन्वेंट कर दी।
अब आप सोचोगे सर ये लेज़र तो हमने सुना है, मेजर क्या है? मेजर भी लेज़र से मिलता जुलता शब्द है, बस फ़र्क इतना है यहाँ पर जो एम स्टैंड कर रहा है वो कर रहा है माइक्रोवेव के लिए। तो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो किस पे ओरिएंट थी बच्चों? माइक्रोवेव पे। यहाँ पर जो एम्प्लीफिकेशन होता था वो लाइट का नहीं, माइक्रोवेव का एम्प्लीफिकेशन होता था, क्योंकि माइक्रोवेव का एम्प्लीफिकेशन करना रिलेटिवली ईजी है। तो इसलिए जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई लेज़र के फील्ड में वो थी मेजर की। इसकी फुल फॉर्म हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सिद्धांत इसका वही था स्टिमुलेटेड इमिशन का जिसके बारे में आइंस्टीन ने बताया, बस फ़र्क इतना था कि ये थी माइक्रोवेव पे डिपेंड। ठीक है, इसके बाद में टाउनस के बाद में 1958 में 4 साइंटिस्ट टाउनस, सॉलो, वोसॉप और प्रोखरोव, इन्होंने मिलके इस ही सिद्धांत को, मेजर के सिद्धांत को, प्रकाशीय जो आवृत्ति हैं, जो लाइट की फ्रीक्वेंसी हैं, उस रेंज में लेके आए। तो उससे भी मेजर को और आगे बढ़ाने में और लेज़र की डिस्कवरी में और मदद मिल पाई। इसके बाद में जो लास्ट में जो लेज़र की डिस्कवरी का श्रेय दिया जाता है वो 1960 में W.H. मैमन के द्वारा की गई। W.H. मैमन ने सर्वप्रथम रूबी क्रिस्टल की मदद से लेज़र की डिस्कवरी की थी। रूबी क्रिस्टल बच्चों एक पिंक कलर का रूबी क्रिस्टल होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। रूबी लेज़र, कि रूबी लेज़र क्या है, कौन से मटेरियल से बना होता है और उससे कैसे लेज़र इन्वेंट की जा सकती है। तो इस तरह से रूबी लेज़र की सहायता से 1960 में मेमन ने लेज़र की डिस्कवरी की थी। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने देखा था कि लेज़र का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लेज़र के डेवलपमेंट में किन किन साइंटिस्ट ने अपनी भूमिका निभाई और किस तरह से जाके 1960 में मेमन ने लेज़र की डिस्कवरी की यूजिंग रूबी क्रिस्टल। तो इसके बाद में हम देखते हैं लेज़र का, हमने देख लिया कि लेज़र का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लेज़र की एप्लीकेशन क्या है, लेज़र की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब इसके बाद में हमको देखना है कि लेज़र वर्क कैसे करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि लेज़र स्टिमुलेटेड इमिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पर स्टिमुलेटेड इमिशन को समझने के लिए हमें समझने होंगे कि कौन कौन से इस तरह के ट्रांजिशन हैं जो पॉसिबल हैं ऑप्टिक्स के अंदर। तो इसलिए जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोटा यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछा जाता है, जो भी ऐसे टाइप क्वेश्चन में 10 नंबर का। तो टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल ट्रांजिशन, प्रकाशिक संक्रमण। तो 3 तरह के ऑप्टिकल ट्रांजिशंस पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से ऑप्टिकल ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं आइए समझ लेते हैं। तो पहला जो ऑप्टिकल ट्रांजिशन हम आज डिस्कस करेंगे वो है अब्सोर्शन। अब्सोर्शन से आप मतलब समझते हो, अब्सोर्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी एनर्जी मतलब अब्सोर्सित होकर दूसरे लेवल में चले जाए। तो इसको अभी डिटेल्ड में हम समझते हैं कि कैसे अब्सोर्शन या एब्जॉर्प्शन वर्क करता है। इसके अलावा स्वतः उत्सर्जन, जिसे हम स्पॉन्टेनियस इमिशन के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा जो ट्रांजिशन है जिस पर लेज़र वर्क करता है वो है उद्दीप्त उत्सर्जन, या आप कह लो प्रेरित उत्सर्जन। इंग्लिश में बोलेंगे तो स्टिमुलेटेड इमिशन या इंड्यूस्ड इमिशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से 3 ट्रांजिशन ऑप्टिक्स में पढ़े जाते हैं। अब्सोर्शन, अब्सोर्शन कैसा होता है बच्चों, लिखते नहीं है पर अब्सोर्शन वो भी कैसा है, उद्दीप्त है, स्टिमुलेटेड है। और इसके अलावा जो स्वतः उत्सर्जन है और उद्दीप्त उत्सर्जन है, आइए इनको डिटेल्ड में समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब्सोर्शन समझते हैं। अब्सोर्शन में क्या होता है, अब्सोर्शन में सपोज करते हैं 2 केस हम लेके चलेंगे सभी में, एक तो संक्रमण से पूर्व और एक संक्रमण के पश्चात। संक्रमण से पूर्व की अवस्था लेके चलते हैं। अब जब भी हम ऑप्टिक्स की बात करते हैं या ट्रांजिशंस की बात करते हैं तो हमें 2 एनर्जी लेवल्स लेके चलने पड़ेंगे। तो इसीलिए मैंने 2 एनर्जी लेवल्स E1 तथा E2 ले लिए, E1 और E2। ठीक है, इनको ऐसे समझो जैसे आप हो और आप पहली कक्षा में हो और एक आपकी दूसरी कक्षा। अब क्या होगा, जैसे ही फोटोन आया, फोटोन की ऊर्जा कितनी होनी चाहिए, hν। और ये जो hν ऊर्जा है ये किसके बराबर होनी चाहिए, इनके बैंड गैप के, बैंड अंतराल के। बैंड गैप या बैंड अंतराल आप समझते हो, 2 एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या कहलाता है बच्चों, बैंड गैप या बैंड अंतराल। तो डेल्टा E बराबर क्या होगा, E2 माइनस E1 इक्वल टू hν। मतलब hν कितना होना चाहिए बच्चों, E2 माइनस E1 के बराबर। और इसको समझने के लिए
जैसे सपोज करो E2 आपका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और E1 आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो hν का मान कितना हो जाएगा? 5 - 2 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तभी यह ट्रांजिशन, तभी यह संक्रमण क्या होगा? पॉसिबल होगा। तो एग्जाम्पल को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब सपोज करो, इसको इस तरह से समझो, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से, मैं आपको बिल्कुल एक देसी एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ। जैसे आप एक लोअर क्लास में, सपोज करो आप 12th क्लास में थे, आपने एजुकेशन, आपने ज्ञान ग्रहण किया और ज्ञान ग्रहण करके आप किस में आ गए? बीएससी फर्स्ट ईयर में। उसी तरह से इसको समझो कि जैसे आप लोअर स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, वो क्या करेगा? ये लोअर स्टेट वाला जो एटम है वो क्या करेगा? एनर्जी अवशोषित करके, जो ये फोटोन है इससे ऊर्जा का अवशोषण करके किस में चला जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में, उच्च ऊर्जा वाली कक्षाओं में, ठीक है, उच्च ऊर्जा वाली अवस्था में। तो ऐसा जो अवशोषण है या ऐसा जो संक्रमण है वो क्या कहलाता है? आपका अवशोषण कहलाता है बच्चों। तो संक्रमण से पूर्व क्या हुआ? एक एटम था, वो लोअर स्टेट में पड़ा हुआ था, उस लोअर स्टेट का नाम क्या है बच्चों? E1। सपोज करो कि वो 12वीं क्लास में था और उसने एक फोटोन अवशोषित कर लिया, उसने नॉलेज प्राप्त कर ली और नॉलेज लेके वो किस में चले गया? बीएससी फर्स्ट ईयर में, E2 में, हायर एनर्जी लेवल में। तो यहाँ पर अब संक्रमण से पूर्व और संक्रमण के पश्चात, अब मैंने इसको कैसे दिखाया है? संक्रमण से पूर्व तो ये किसमें था? लोअर एनर्जी स्टेट में। अब संक्रमण जब पूरा हो गया तो ये किसमें आ गया बच्चों? हायर एनर्जी स्टेट में। पहले था E1 कक्षा में, अब आ गया E2 में। जैसे पहले आप थे 12th में और अब आप आ गए बीएससी फर्स्ट ईयर में। अब इसी के बाद में दूसरा समझ लेते हैं, स्वतः उत्सर्जन। जब आप ऊपर आ चुके हैं, अब आप कोई ऐसे तो है नहीं कि नीचे की कक्षाओं में चले जाओगे कि आप बीएससी फर्स्ट ईयर में आ गए, सर आप तो हमें फेल करके 12th में भेजना चाहते हो। नहीं, ऐसा नहीं। पर लेजर ट्रांजिशंस में जब कोई ऊपर जाता है ऊर्जा का अवशोषण करके, तो वो नीचे भी आता है। ऊपर जाएगा तो वो नीचे ज़रूर आएगा। क्यों? क्योंकि जो हायर एनर्जी स्टेट होती हैं, उच्च अवस्था वाली ऊर्जा होती हैं, वो क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं या फिर वो स्टेबल नहीं होती हैं, अनस्टेबल होती हैं। अभी स्टेबिलिटी के आधार पर भी हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो स्टेबल स्टेट, एक अनस्टेबल स्टेट और एक मेटा स्टेबल स्टेट। तो उसके बारे में भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। पहले आप समझो, देखो ये जो एटम था, ऊर्जा ग्रहण करके, फोटोन से ऊर्जा अवशोषित करके हायर एनर्जी स्टेट में आ गया। इसके बाद में जो दूसरा ट्रांजिशन, अब ये नीचे आएगा। अब नीचे 2 तरह से आ सकता है, या तो तरीके से, मतलब अपने आप ही आ जाए अपने मर्जी से, या फिर इसको ज़बरदस्ती हम खींच के लाएं नीचे। तो 2 तरीके हैं, या तो अपने आप आ जाए। अगर अपने आप नीचे आएगा तो इसको क्या कहेंगे बच्चों? स्वतः उत्सर्जन। और हम ज़बरदस्ती इसको नीचे खींच के, जैसे टांग खींच के नीचे लाते हैं, ज़बरदस्ती इसको नीचे बुलाएंगे तो इसको क्या कहेंगे हम? उद्दीप्त उत्सर्जन या प्रेरित उत्सर्जन। ठीक है। अब स्वतः उत्सर्जन को समझते हैं। स्वतः उत्सर्जन में क्या हुआ? यही स्टेट थी, संक्रमण के पश्चात ये अवस्था है, तो यही इसकी पूर्व अवस्था है। मतलब जो अपना एटम है वो किस में है? हायर एनर्जी स्टेट में। अब इसको किस में आना है? क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में क्या होता है बच्चों? इनका एक लाइफ टाइम होता है, जीवन काल, वो लगभग 10⁻⁸ सेकंड। कितना छोटा? सेकंड के 1/10 की सेकंड के 10⁸ हिस्से के बराबर, मतलब बहुत ही छोटे टाइम के लिए ये किस में रहेगा? हायर एनर्जी स्टेट में। इसके बाद क्या होगा? इसका वहाँ पे पूरा लाइफ टाइम हो जाएगा, जीवन काल इसका पूरा हो गया। अब ये क्या करेगा? अपने आप ही जीवन काल पूरा होने के बाद अपने आप स्वतः एक फोटोन उत्सर्जित करेगा। और फोटोन कितनी ऊर्जा का अवशोषित करेगा? वही दोनों एनर्जी स्टेट के बीच के ऊर्जा अंतराल के बराबर। वो कितना है? E2 - E1 के बराबर। और फोटोन उत्सर्जित करके किस में आ जाएगा बच्चों? स्वतः ही निम्न अवस्था में, लोअर एनर्जी स्टेट में। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? स्वतः उत्सर्जन। स्वतः उत्सर्जन में क्या हो रहा है? जब कोई एटम उच्च अवस्था से अपना जीवन काल पूरा करने के बाद स्वतः ही निम्न अवस्था में लौट आता है या निम्न ऊर्जा अवस्था में लौट आता है, तो इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? स्वतः उत्सर्जन के नाम से। तो इसका नाम स्वतः क्यों है, स्पॉन्टेनियस क्यों है, ये आपको समझ में आ गया ना। इसमें हमने कुछ भी नहीं कहा, हमने इस एटम को बिल्कुल नहीं टोका। ये अपने आप ही अपना जीवन काल पूरा करने के बाद अपने आप स्वतः
निम्न अवस्था में लौट आया। निम्न अवस्था में क्यों लौट के आया? क्योंकि जो उच्च एनर्जी स्टेट होती हैं वो क्या होती हैं? अनस्टेबल। और ये क्या है? निम्न अवस्था स्टेबल। हमने देखा स्वतः उत्सर्जन में क्या होता है, और स्वतः उत्सर्जन के बाद में जो तीसरा ऑप्टिकल ट्रांजिशन हमें स्टडी करना है वो है उद्दीप्त उत्सर्जन या स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन के सिद्धांत को समझने के लिए, जैसा कि अभी हमने स्वतः उत्सर्जन को समझा था, स्वतः उत्सर्जन में क्या हो रहा था कि कोई एटम जो हायर एनर्जी स्टेट में है अपना लाइफ साइकिल या अपना लाइफ टाइम जो कि 10⁻⁸ सेकंड का है उसे पूरा करने के बाद स्वतः ही लोअर एनर्जी स्टेट्स में लौट आ रहा था। तो इस घटना को तो हमने नाम दिया था स्वतः उत्सर्जन। अब इससे थोड़ा सा डिफरेंस किस में आ जाता है? उद्दीप्त उत्सर्जन में। उद्दीप्त उत्सर्जन में बच्चों होगा क्या? उद्दीप्त उत्सर्जन में जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई एटम जो हमारा लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा चुका है, किसके माध्यम से? अब्सॉर्प्शन के माध्यम से। तो उसे हम उसके लाइफ साइकिल पूरा होने से पहले ही किस में बुला लेंगे? लोअर एनर्जी स्टेट में। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें एक फोटोन अतिरिक्त आपतित कराना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर एक फोटोन आप अतिरिक्त आपतित करा दोगे तो इस फोटोन को उत्सर्जित करने के बाद ये जो एटम है ये E3 में क्यों नहीं गया? E3 में जाने के बजाय किस में आ गया? E1 में। तो इसके लिए भी मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में जैसे सपोज करो एग्जाम्पल, E1 का मान कितना है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 का मान कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E3 का मान है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हम फोटोन आपतित करा रहे हैं उसकी ऊर्जा कितनी है बच्चों? E2 - E1 के बराबर। और E2 - E1 का मान कितना है यहाँ से? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों के बीच में E2 और E3 के बीच में जो बैंड गैप है वो कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब E2 से E3 पर जंप करने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए, जो फोटोन की एनर्जी हमें चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि जो फोटोन हम आपतित करा रहे हैं वो कितना है? केवल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो क्या यह एटम E2 से E3 में जंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? ये जो एनर्जी है जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा इसको पुश, एक तरह से धक्का दे रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो वो क्या करेगा? इसको हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में गिरा देगा। और 2 फोटोन क्या होंगे बच्चों? आप 2 फोटोन निष्कासित होंगे, 2 फोटोन निकलेंगे, उत्सर्जित होंगे। आपने देखा स्वतः उत्सर्जन में कितने फोटोन उत्सर्जित होते हैं? 1। जबकि उद्दीप्त उत्सर्जन में कितने फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं? 2। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, स्वतः उत्सर्जन में तो अवशोषण के दौरान अवशोषित किया गया एक फोटोन ही तो उत्सर्जित होगा। जब एक फोटोन का अवशोषण किया तो उत्सर्जन भी कितने का होगा? 1 का। जबकि उद्दीप्त उत्सर्जन में एक फोटोन तो आपने अवशोषण के समय अवशोषित कर लिया था और दूसरा फोटोन इसको जबरदस्ती जो हमने पुश किया है उसकी वजह से अवशोषित कर लिया। तो इस वजह से कितने फोटोन इसमें उत्सर्जित हो रहे हैं बच्चों? 2 फोटोन इसमें उत्सर्जित हो रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि कैसे उद्दीप्त उत्सर्जन काम करता है। और अभी बाद में हम देखेंगे कि लेजर कैसे उद्दीप्त उत्सर्जन पर वर्क करती है। अब एनिमेशंस की मदद से तीनों प्रकार के ट्रांजिशंस को समझ लेते हैं। हमको पता है कि एक परमाणु की डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। तो सपोज करते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट Eg है तथा एक्साइटेड स्टेट Ex है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। जब इस एटम पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फॉल होती है, किसके रूप में? फोटोन के रूप में। तब जो एनर्जी फॉल हुई है, जो फोटोन है उसकी एनर्जी इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस Eg - Ex के बराबर है। तो इस स्थिति में जो लोअर स्टेट में Eg में जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में एक्साइटेड हो जाएगा बच्चों? Ex में चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। तो ये घटना अवशोषण कहलाती है। अब देखते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में। स्पॉन्टेनियस एमिशन में हमने पहले देखा कि अवशोषण के जरिए जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। अब ये एक्साइटेड स्टेट में अपना जीवन काल पूरा करने के बाद अपने आप ही स्वतः लोअर स्टेट में पहुंच जाएगा और इस प्रक्रिया में ये फोटोन उत्सर्जित करेगा। ये जो फोटोन होते हैं ये फेज रिलेशन में नहीं होते, इनकी फेज इंसिडेंट फोटोन के इक्वल नहीं होती, इसलिए इनकोहेरेंट लाइट प्राप्त होती है। इसलिए स्पॉन्टेनियस एमिशन से लेज़र का निर्माण संभव नहीं है।
तो स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें अपने आप ही स्वतः इलेक्ट्रॉन निम्न अवस्था में पहुंच जाते हैं और इस दौरान एक फोटोन का उत्सर्जन करते हैं। तो ये प्रक्रिया स्पॉन्टेनियस इमिशन यानी स्वतः उत्सर्जन कहलाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्वतः ही निम्न अवस्था में चले जाते हैं। अब देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, उद्दीप्त उत्सर्जन। तो इसमें क्या होता है, जो एटम एक्साइटेड स्टेट में है उसे हम उसका लाइफ साइकिल पूरा होने से पहले ही लोअर एनर्जी स्टेट में ले आते हैं। इसके लिए हम एक फोटोन आपतित कराते हैं। इससे क्या है, 2 फोटोन उत्सर्जित होते हैं और दोनों किस में होते हैं, फेज रिलेशन। अतः प्राप्त प्रकाश कोहेरेंट होता है और इससे लेजर का निर्माण हो जाता है। इंपॉर्टेंट पैरामीटर और है, उसको समझ लेते हैं। वो क्या है बच्चों, पर सेकंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, प्रति सेकंड प्रायिकता दर कि 1 सेकंड में कितने ट्रांजिशन, मतलब ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन है, एब्जॉर्प्शन है, स्पॉन्टेनियस इमिशन है, ये कितनी बार हो सकते हैं 1 सेकंड में, प्रति सेकंड प्रायिकता दर क्या होगी। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, या इसको कह सकते हैं प्रति सेकंड संक्रमण प्रायिकता। तो इसको हम डिनोट करते हैं बच्चों P से। किससे डिनोट करते हैं, P से। P क्यों लिया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का जो इनिशियल लेटर है P, वही हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने के ले रहे हैं। अब एक चीज़ आप बड़े ध्यान से देखना, जैसे ट्रांजिशन होगा P लेवल 1 से 2 में, तो उसे हम किससे दिखाएंगे, 1-2 से। और अगर 2 से 1 में, मतलब अब्सॉर्प्शन में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1-2 से। और उत्सर्जन में हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2-1 से। क्योंकि इसमें क्या है, हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जा रहा है और इसमें लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। तो P12 का मान क्या होगा, न्यू। P12 मतलब प्रति सेकंड संक्रमण प्रायिकता किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो ये प्रोपोर्शनल होगी आपतित फोटोन के। जो आपतित फोटोन है उसका ऊर्जा घनत्व जितना अधिक होगा उतनी ही क्या होगी बच्चों, प्रायिकता अधिक होगी। तो प्रायिकता आपको समझ में आया, हम किसकी बात कर रहे थे, अब्सॉर्प्शन की जो प्रायिकता है P12 वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, ऊर्जा घनत्व के। और ऊर्जा घनत्व किसका, आपतित फोटॉन्स का। तो ये आपतित फोटोन के ऊर्जा घनत्व के समानुपाती है। और जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, और ये कांस्टेंट यहाँ पे कौन सा लगाया है, B12। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि इस कांस्टेंट का नाम क्या है और वो नाम कैसे पड़ा। इसको आइंस्टीन कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है, पर इसके बारे में पूरा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेडिकेटेड। अब जल्दी से इन दोनों को और समझ लेते हैं। स्वतः उत्सर्जन की जो प्रायिकता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P21 से, और ये P21 किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि P21 किस पे, इसकी जो आपतित फोटोन है उस पर डिपेंड क्यों नहीं करती, क्योंकि जो स्वतः उत्सर्जन है वो कैसे होता है बच्चों, ऑटोमेटिक। उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है, हमने कोई भी फोटोन उस पर आपतित नहीं कराया, इसलिए P21 का मान होता है A21 के बराबर। A21 क्या है आपका, अब्सॉर्प्शन का, सॉरी, स्वतः उत्सर्जन का आइंस्टीन गुणांक, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन। और लास्ट जो तीसरा है हमारा उद्दीप्त उत्सर्जन, तो इसकी जो प्रायिकता, संक्रमण प्रायिकता है P21। अब आप कहोगे सर इसकी भी P21, इसकी भी P21, यस दोनों की P21 है, पर इसको आप लिख दो P21SP और इसको हम लिख देंगे P21ST। SP का मतलब स्पॉन्टेनियस और ST का मतलब स्टिमुलेटेड। तो P21 है, ये तो किस पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि उद्दीप्त उत्सर्जन में हम क्या करते हैं, जबरदस्ती फोटोन को क्या कराते हैं, उस जो जबरदस्ती एक फोटोन को आपतित कराते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एटम हायर एनर्जी स्टेट में है वो ज़बरदस्ती अपना जीवन काल पूरा किए बिना नीचे की स्टेट में यानी लोअर एनर्जी स्टेट में लौट आता है। तो इसकी जो संक्रमण प्रायिकता होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो आपतित फोटोन है उसके ऊर्जा घनत्व के, यून्यू के। और इसलिए जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगा देंगे बच्चों, एक कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट है B21 ये भी क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट, या फिर कह सकते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन, अर्थात उद्दीप्त उत्सर्जन का आइंस्टीन गुणांक या आइंस्टीन कोफिशिएंट। इसके बाद में एक छोटा सा और एक लास्ट टॉपिक वो देख लेते हैं अपन। ये जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया ये हर साल आपके कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है।
अब इसका लास्ट पार्ट आप देख लीजिए, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखो 3 कोफिशिएंट की हमने बात की, कौन कौन से थे, B12, A21 और B21। तो B12 किसका था आपको पता है, एब्जॉर्प्शन, तो आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन, और A21 क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस, को मैं SP से डिनोट करूंगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन, और B21 क्या है बच्चों, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन। अब देखो एक छोटी सी ट्रिक है इनको याद करने की, वो समझ लो। जो भी घटना स्वतः हो रही है, कौन सी इसमें से स्वतः हो रही है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्वतः उत्सर्जन, तो इसका जो कोफिशिएंट है उसे हम A से बनाते हैं, A से डिनोट करते हैं। इसका कारण, इसको एक ट्रिक से आप याद कर लो, जैसे A का मतलब है ऑटोमेटिक, अर्थात स्वतः, मतलब इन तीनों में से केवल एक ही प्रक्रम है जो स्वतः होता है, वो कौन सा है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। इसलिए इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो सिंबल है, वो क्या हमने लिया है, A। जबकि जो अवशोषण है और उद्दीप्त उत्सर्जन है, ये दोनों घटनाएं कैसी हैं, इंड्यूस्ड, मतलब प्रेरित। तो इनका जो हमने सिंबल लिया है वो कैसे लिया है, B। तो आपको इन सब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या है, और आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है। इसके अलावा एक टर्म और है लास्ट, आई न्यू। क्या होता है बच्चों, आपतित विकिरणों की तीव्रता। इंटेंसिटी, आपतित विकिरणों की तीव्रता आई न्यू बराबर क्या होता है, C। C क्या होता है, कांस्टेंट, आप जानते हो कितनी वैल्यू होती है C की, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई में यू न्यू क्या है यहाँ पर, आपतित फोटोन का ऊर्जा घनत्व। तो ये भी एग्जाम में रिलेशन निकलवा लेता है कि आपतित विकिरणों की तीव्रता आई न्यू ज्ञात कीजिए, तो आई न्यू का मान क्या होगा, C × U न्यू। तो कल की क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे कि आइंस्टीन रिलेशन कैसे निकाला जाता है, और आइंस्टीन रिलेशन की मदद से U न्यू का मान कैसे निकालेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।